Hi everyone, this is Priyanka Bishnoi. Welcomes you all to my YouTube channel. आई होप सभी अच्छा कर रहे होंगे, बेहतर कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज़ के बारे में, कौन कौन सी बॉडीज़ इन्वॉल्व होती है, कैसे हमें मैनेजमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, उन्हीं के हाथ में सारा रोल होता है। इनको शेयर होल्डर्स इनको इलेक्ट करते हैं। डायरेक्शन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम होता है? मैनेज करना, है ना, डायरेक्शंस देना, ये इसका काम होता है। की मेंबर्स की अगर हम बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, सीईओ हो गया, ये इसके की मेंबर्स होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस को देखते हैं। ठीक है, अगर इसका एम्फोसाइज देखा जाए तो की मैनेजरियल पर्सोनल्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सीएफओज, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब इनके ऊपर भी क्या होता है कि ये भी कंपनी के मैनेजमेंट में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा हम जान लेते हैं लेवल्स के हिसाब से भी। टॉप लेवल की बात करें तो क्या होता है? डिसीजन मेकिंग होती है, गोल सेट करती है टॉप लेवल, पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं। कौन कौन आते हैं टॉप लेवल में? सीईओ, प्रेसिडेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये आते हैं टॉप लेवल में। अगर हम मिडिल लेवल की बात करें तो मिडिल लेवल में कौन कौन आता है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन करना, कोऑर्डिनेशन बना के चलना डिपार्टमेंट्स के बीच में, डिपार्टमेंटल प्लानिंग करना कि कैसे है प्लान, कौन सी होगी, स्ट्रेटजीज़ कौन सी होगी, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव करेंगे। कौन होता है मिडिल लेवल में? जिसको टेक्टिकल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। डिपार्टमेंट हेड्स आते हैं, डिवीज़न मैनेजर्स आते हैं एंड रीजनल मैनेजर्स आते हैं। लोअर लेवल जिसको हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि डे टू डे ऑपरेशंस के बारे में ये बात करते हैं, सुपरविजन के बारे में बात करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को कैसे सुपरवाइज करना है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है। की इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज सुपरवाइजर्स, टीम लीडर्स एंड फ्रंट लाइनर मैनेजर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं, ये इसमें हम समझते हैं। तो कंपनीज एक्ट हमें क्या बताता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, वो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होंगे, 15 हो सकते हैं अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया हो। पब्लिक में मिनिमम 3 होते हैं, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया तो 15 हो सकते हैं। 1% कंपनी में 1 होता है, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया हो तो 15 हो सकते हैं। यहीं पे अगर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात करें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात करें तो लिस्टेड कंपनीज के पास में एक 1/3 ऑफ देयर बोर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ज़रूरी है। वुमेन डायरेक्टर भी चाहिए हमको, एक मस्ट है। रेजिडेंट डायरेक्टर भी होना बहुत ज़रूरी है कि वो 182 डेज इंडिया में रहा हो। ठीक है, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स की, तो क्या होती है वो? इनके पास सारी पावर्स होती है कंपनी के लिए एक्शंस लेने के लिए। ठीक है, और वो कर सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं की डिसीजंस के लिए, कंपनी की पॉलिसी को सेटअप करना है, वो इनका काम है। कंपनी के लिए कौन कौन सी पावर्स क्या क्या यूज़ करना है, एमओए में क्या है, एओए में कैसे डिसाइड करना है, कौन से रेगुलेशंस बनाने हैं, जनरल मीटिंग में क्या क्या बातें करनी है, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो अपॉइंट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। किस किस को? की मैनेजरियल पर्सोनल्स को, ऑडिटर्स को एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर्स को। ठीक है, अगर हम डायरेक्टर्स की बात करें, कौन कौन से टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो क्या कर रहे हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व हैं डे टू डे ऑपरेशंस में, मैनेजमेंट में। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं लेकिन सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज़ दे रहे हैं या फिर कोई अपनी गाइडेंस देने का काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड नहीं है वो। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या है? जो एम्प्लॉयड भी है फुल टाइम। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट क्या होते हैं कि ये होते तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं इनको, जो क्या होते हैं कोई भी मटेरियल रिलेशनशिप में नहीं है कंपनी के साथ में या मैनेजमेंट के साथ में, सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी है और इंडिपेंडेंस है इनको डिसीजन मेकिंग में। नॉमिनी डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर्स जिनको इंटरेस्ट के लिए सिर्फ हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कई बार वो बोलते हैं ना कि जिसकी अच्छी रेपुटेशन है उनको ऐड ऑन कर लिया जाता है, जब सिर्फ नाम के डायरेक्टर्स होते हैं वो। ठीक है, अल्टरनेट डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर्स जिनको हम रेगुलर डायरेक्टर के प्लेस पे एक बार के लिए टेम्परेरी बेसिस पे हम जिसको क्या कर लेते हैं, एम्प्लॉय कर लेते हैं, वो अपॉइंट कर लेते हैं। एडिशनल डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर्स
जो एनुअल जनरल मीटिंग में वैकेंसी को फिलअप करने के लिए या फिर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज करने के लिए हम अपॉइंट करते हैं, वो एडिशनल डायरेक्टर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें कंपनीज में, क्या होते हैं शेयर होल्डर्स? शेयर होल्डर्स को मेंबर्स भी बोल देते हैं, है ना। तो उनके कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ हैं जो एक्ट में बताई गई है। कौन कौन से राइट्स होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, राइट टू वोट। शेयर होल्डर्स के पास में क्या होता है? वोट करने का राइट होता है। डिविडेंड का होता है। जनरल मीटिंग्स को शेयर होल्डर अटेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं नोटिस को और रिपोर्ट को, मीटिंग से रिलेटेड हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हो या ऑडिट से रिलेटेड हो, ऐसी चीज़ें। उनके पास में राइट होता है डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का या फिर उनको रिमूव करने का, ठीक है। और क्या करते हैं शेयर होल्डर्स? रिकॉर्ड्स को देखते हैं कि मीटिंग्स में क्या कितने टाइम्स की मीटिंग चल रही है, रजिस्टर जो मेंबर्स हैं वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अपने रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्शन कर सकते हैं वो, कोई भी कंडीशन के अंदर हो। पार्टिसिपेट करते हैं प्रॉफिट्स में, एसेट्स में, ठीक है। शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज़ को छोड़ के शेयर होल्डर्स अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सिर्फ प्राइवेट कंपनीज़ में नहीं होता है। लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर उनको कुछ भी लग रहा हो, कुछ फ्रॉड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए वो लीगल एक्शंस भी ले सकते हैं। अगर हम ड्यूटीज़ की बात करें शेयर होल्डर्स की, तो क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? पेमेंट कर सकते हैं शेयर्स को, कि जो भी अमाउंट ड्यू है उसकी पेमेंट करना। जो भी कंपनी के रूल्स हैं एओए में जो भी बनाए गए हैं, एग्रीमेंट में जो भी बनाए गए हैं, उनके साथ मिलके चलना। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना, कि ऐसा कुछ भी नहीं करना जो कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है। कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करके चलना, अपनी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना जो कंपनी के रिलेटेड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो। पार्टिसिपेट करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, जो भी मीटिंग्स की होती है उसमें। टाइप्स कौन कौन से होते हैं शेयर होल्डर्स के? इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिनको हम कॉमन शेयर होल्डर्स बोलते हैं, वोटिंग राइट होता है, डिविडेंड पे प्रॉफिट ले सकते हैं, और जो भी मतलब कि अगर वाइंड अप हो रहा है तो फिर वो उनको अगर सरप्लस में एसेट्स तो वो उनका भी शेयर मिल जाता है। रिस्क भी हायर होते हैं क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट होता है, और हायर रिटर्न भी मिलता है, ठीक है। जहाँ पे हाई रिस्क होगा वहीं पे रिटर्न मिलेगा, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है। तो अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करें तो डिविडेंड पेमेंट इनको क्या होती है? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलती है। रिटर्न ऑन कैपिटल इनको मिलता है, लेकिन वोटिंग राइट नहीं होता। काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कन्वर्टिबल जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है, रिडीमेबल जो आफ्टर सम टाइम रिडीम किए जा सकते हैं। इसका जो साइड वाले हैं वो इसका अपोजिट हो जाएंगे। फाउंडिंग या फिर प्रोमोटर्स शेयर होल्डर्स, वो ये कौन से शेयर होल्डर्स होते हैं? जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो थे ना, वो उनका बहुत ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है मीटिंग्स में। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं? जिनका 50% से कम पार्टिसिपेंट हो, ठीक है। लेकिन उनके पास भी कुछ स्पेशल प्रोटेक्शंस होती है लॉ से, ठीक है। मेजॉरिटी जिनके पास 50% से ज़्यादा हो। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, वो ये क्या करते हैं कि लार्ज सम्स को इन्वेस्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, ठीक है। रिटेल शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत ही स्मॉल नंबर्स ऑफ शेयर को लेके चलते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं? ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के थ्रू शेयर्स को होल्ड करते हैं, स्वीट इक्विटी शेयर्स को होल्ड करते हैं, वो होते हैं एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स। गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स, वो जो पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज में होल्ड करते हैं और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में बहुत कॉमन होती है ये चीज़ें, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हो सकते हैं कंपनीज में? तो प्राइवेट कंपनी में 2, मैक्सिमम 200, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। ये क्या करता है कि इसने जो करंट और फॉर्मर एम्प्लॉयज़ है ना, वो प्राइवेट कंपनीज़ में शेयर होल्डर्स नहीं बन सकते। पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें, मिनिमम 7 होंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 1% कंपनी की अगर हम बात करें
मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम भी 1 होगा, क्योंकि 1% कंपनी है ना, इसलिए। मीटिंग्स की अगर हम बात करें तो बोर्ड ऑफ मीटिंग्स जो होती है ना, वो बोर्ड मीटिंग्स कितने टाइम के हिसाब से होगी? 4 साल में एक बार होगी, ठीक है। और इसके अंदर डायरेक्टर्स कितने इंक्लूड होंगे? जो टोटल स्ट्रेंथ है या तो उसका 1/3 या फिर 2 डायरेक्टर्स, जो भी हायर होंगे वो। मोड क्या होगा कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी कर सकते हैं, फिजिकली भी कर सकते हैं, और 7 दिन पहले नोटिस दे देना है, ठीक है। कब होती है मीटिंग ऑफ क्रेडिटर एंड डिवेंचर होल्डर का भी एक पॉइंट है। ये कब होती है? जब भी रिक्वायर्ड हो तभी मीटिंग हो जाती है, अरेंजमेंट के लिए या फिर कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कोई भी स्कीम आ रही है एनसीएलटी के अंदर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर। नोटिस ऑफ क्वारम क्या होता है? जब भी ट्रिब्यूनल की डायरेक्शन हो उस हिसाब से नोटिस दे दिया जाता है। एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम, ये कब की जाती है? इसका भी टाइम पीरियड होता है। अगर एप्लीकेबिलिटी देखी जाए, सिर्फ 1% कंपनी को छोड़ के सभी के लिए मैंडेटरी है ये। फर्स्ट एजीएम जो होती है ना, फर्स्ट एजीएम जो होगी वो 9 महीने के अंदर अंदर होगी, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पहले। उसके बाद में 6 महीने के हर 6 महीने पे होती रहेगी। नोटिस क्या है? 21 दिन पहले दे देना है, क्लियर नोटिस दे देना है ऑडिटर्स को, डायरेक्टर्स को, मेंबर्स को। बिजनेस देखा जाए तो ये किस रिलेटेड से हम इसके अंदर बातें करते हैं कि अकाउंट्स को कैसे अप्रूवल देना है, डिक्लेरेशन करना डिविडेंड्स की, अपॉइंटमेंट करना ऑडिटर्स को, ये सब बातें की जाती है। और देखा जाए तो इसके अंदर 2 मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर्स, और पब्लिक कंपनी है तो 5 मेंबर्स पर्सनली उस टाइम पे प्रेजेंट होने चाहिए। क्लास मीटिंग्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी जो मल्टीपल क्लासेस की होती है शेयर्स की, वहाँ पे ये एप्लीकेबल होता है। पर्पस क्या होता है कि अल्ट्रेशन करना, प्रेफरेंस कैसे है, डिविडेंड कैसा है, इन चीज़ों के बारे में। अप्रूवल की अगर हम बात करें तो 3/4 मेंबर्स इसके टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए, या उनकी जो है वैल्यू उस टाइम पे प्रेजेंट होनी चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की अगर हम बात करें तो ये अर्जेंट मैटर्स के लिए होती है, एजीएम को छोड़ के, ठीक है। कौन कॉल करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं या फिर शेयर होल्डर्स, जिनके पास 10% वोटिंग राइट से ज़्यादा हो। नोटिस की बात करें तो 21 दिन पहले नोटिस दे देना है। जैसे क्वारम जो भी होता है वो एजीएम के जैसे ही होता है, सेम होता है। कमेटी मीटिंग्स की अगर हम बात करें तो इनको हम ऑडिट कमेटी बोल देते हैं, या फिर नॉमिनेशन के लिए लगा लो, या फिर रेम्यूनरेशन के लिए लगा लो। एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो लिस्टेड और सर्टेन पब्लिक कंपनीज, इनके लिए ये कमेटी मीटिंग बनाई गई है। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो जे सेबी और कंपनीज एक्ट प्रोविजंस के अंदर जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो इसकी फ्रीक्वेंसी रहने वाली है, और मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो होंगे ना वही डिसीजन इसके अंदर लिया जाएगा। सो our next and last topic is winding up of a company. वाइंडिंग अप की अगर हम बात करें तो मीनिंग क्या है वाइंडिंग अप का? कि कंपनी ख़त्म होने वाली है, ठीक है, लिक्विडेट होने वाली है, वो चीज़ इसके अंदर आएगी। ये नॉर्मली हमें क्या बताता है कि कौन कौन से कारण हैं, किस वजह से कंपनी वाउंड अप हो रही है, ठीक है। तो ये अगर हम देखा जाए तो कंपनी वॉलेंट्री भी वाउंड अप हो सकती है और कंपल्सरी भी हो सकती है। इसकी वजह से जो भी कंपनी के ऑपरेशंस में क्या हो सकता है कि बंद हो सकते हैं। लिक्विडेशन अगर एक बार हो गया ना, रिवर्सिबल नहीं है कि हाँ भी आप लिक्विडेट कर दो, नहीं नहीं हमें फिर से जो हमारा करना है, क्या करना है, दोबारा से ऑपरेशन स्टार्ट करना है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ये एक लीगल मेथड है और कॉरपोरेट रूल्स को भी ये फॉलो करता है। ये मेनली कब होता है कि जब कंपनी क्या कर सकती है कि अपने एक्सपेंस मीट आउट नहीं कर पा रही है, मैनेज नहीं कर पा रही है, उस टाइम पे कंपनी क्या होता है कि वाउंड अप कर लेती है या फिर हो जाती है। कौन कौन से कारण हैं अगर देखा जाए तो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो इंसॉल्वेंट हो गई है, डेट्स की पेमेंट नहीं कर पा रही है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट हो रहा है कि वो म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं कोई भी रिटायरमेंट के लिए, चाहे वो कोई या तो उनका जो पर्पस है वो कंप्लीट हो गया हो, या फिर कोई और कोई अपॉर्चुनिटीज़ को परस्यू कर रहे हो तो उसके लिए। स्टैचुरी डिमांड, वो क्या कर रहा है कि फेल्स हो गए हैं अपने डेट को पेमेंट करने के लिए, तो उस वजह से क्या कर देगा, क्रेडिटर बोल देगा कि इसने मेरे डेट की पेमेंट नहीं की है,
ये कंपनी को बंद करो भाई। एक्सपायरी हो जाए कंपनी की ड्यूरेशन, जिस एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कंपनी बनाई गई थी वो टाइम पीरियड ही ख़त्म हो गया, तो उस टाइम पे कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी। कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया हो कि कंपनी ने कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ की है, कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की है, तो भी कंपनी बंद हो जाएगी। इनएबल हो कमेंट्स करने के लिए, फिर बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, तो भी कंपनी बंद हो जाएगी। सो ये कुछ रीजंस थे किस वजह से कंपनी बंद होती है। मोड्स की अगर हम बात करें, दो तरीके से होता है, कंपल्सरी, फर्स्ट वन इज़ कंपल्सरी एंड सेकेंड वन इज़ जनरल या फिर स्पेसिफिक। तो देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ कंपल्सरी, सेकेंड वन इज़ वॉलंटरी। कंपल्सरी के लिए क्या होता है कि प्रोसीजर टाइम 1.5 से 3 साल तक चलता है, ठीक है, 1.5 से 3 साल तक प्रोसीजर चलेगा। कंपल्सरी कब होती है, जब ऑर्डर ने कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया हो, ठीक है। ये कोई केस की वजह से होता है नॉर्मली। कंपनी क्या करती है, एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है यहाँ पे, ठीक है। लिक्विडेटर मैनेज करता है एसेट्स को, बेचना है, सेटलमेंट करना है, कैसे करना है। कंपल्सरी लिक्विडेशन की अगर हम बात करें तो ये एक क्या फॉलो करते हैं कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है, ठीक है, कि कंपनी के ऑनर्स ने डिसाइड किया हो या कैसे भी करके रेजोल्यूशन निकाल दिया गया कि कंपनी को ख़त्म करना है। स्टैचुरी मीटिंग डिफ़ॉल्ट हो गया हो, ठीक है, कि कंपनी ने क्या कर रहा हो कि अपनी जो रिपोर्ट्स है ना, स्टैचुरी रिपोर्ट्स है, वो सबमिट नहीं करी हो, जो भी मीटिंग को होल्ड कर रही है उसके बारे में नहीं बताया हो, तो ये डिफ़ॉल्ट या कर सकता है कि कोर्ट फिर उसके लिए ऑर्डर पास आउट कर सकता है। बिजनेस कमेंसमेंट की अगर हम बात करें तो कंपनी ख़त्म हो सकती है अगर उसने ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया है 1 साल के रजिस्ट्रेशन के अंदर अंदर, ठीक है। इसके लिए उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, ऐसा समझ में। नेक्स्ट वन इज़ मेंबरशिप रिडक्शन। अगर क्या हो गया कि जितने मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं कंपनी बनाने के लिए, अगर मेंबर्स ने ही कंपनी को छोड़ दिया तो कंपनी तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। डेट ऑब्लिगेशंस, मतलब कि डेट की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं ऑन द टाइम पे, तो कंपनी बंद हो जाएगी। कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि कोई भी फ्रॉड कर दिया गया है, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर दी है, तो भी कंपनी बंद हो जाएगी। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, ये प्रोसीजर 6 से 12 महीने के लिए चलता है। इसमें क्या है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, इन दो रेजोल्यूशंस की बात की गई है, क्योंकि वॉलेंट्री कुछ इंटरनल रीजंस की वजह से ही होता है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए या फिर शेयर होल्डर्स हो गए या फिर मेंबर्स हो गए, ये मिलके कंपनी को ख़त्म करते हैं या फिर डिसॉल्व करते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को अगर हम देखा जाए तो कंपनी का अगर पीरियड एक्सपायर हो गया हो, जैसे कि कंपनी का आर्टिकल के अंदर अगर ये चीज़ मेंशन की जाती है कि कितने टाइम पीरियड के लिए कंपनी बनाई जा रही है, अगर वो पीरियड ही ख़त्म हो गया हो तो फिर कंपनी बंद करनी पड़ेगी। दूसरे केसेस में अगर हम देखें तो स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है कि कंपनी के जो ओनर्स हैं ना, उन्होंने पास आउट कर दिया एक रेजोल्यूशन, ठीक है, तो ये नोटिफाई किया जाना चाहिए स्टेक होल्डर्स को। 14 दिन के अंदर अंदर बिजनेस ऑपरेशंस एंड हो जाएंगे, रेजोल्यूशन फिर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। कुछ ये स्पेशल रेजोल्यूशन कुछ रेलिवेंट रीज़न भी होना चाहिए, ऐसा ही नहीं जो कंपनी के ओनर्स डिसाइड करेंगे। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप की अगर हम टाइप्स देखें तो मेंबर्स करते हैं, क्रेडिटर्स करते हैं। मेंबर्स कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है तभी मेंबर्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी सॉल्वेंट है, कंपनी इंसॉल्वेंट है और मेंबर्स कर रहे हैं। कंपनी का सॉल्वेंट होना ज़रूरी है। अगर इंसॉल्वेंट कंपनी है ना तो मेंबर्स नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आती है कि अगर कंपनी ने अपने डेट को फुलफिल नहीं किया है तो फिर ये केस कौन सा हो जाएगा, क्रेडिटर्स इंड्यूस वाइंडिंग अप, जो नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है। क्रेडिटर का क्या होता है कि कंपनी उनके ड्यूज़ की पेमेंट नहीं कर रही है, ठीक है, तो इस टाइम पे कंपनी क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट। देखिए सॉल्वेंट है तो मेंबर्स कर सकते हैं, ठीक है, और अगर इनसॉल्वेंट है, देखिए अगर सॉल्वेंट है ना कंपनी तो क्या करेंगे, मेंबर्स कर देंगे, और अगर इनसॉल्वेंट है तो क्रेडिटर्स कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे होती है वाइंडिंग अप। नेक्स्ट
कुछ मैंने इसके वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के बताए हैं कि कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है पार्टीज़। तो बोर्ड मीटिंग क्या होती है वाइंडिंग अप पे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंडक्ट करते हैं, 1 दिन के अंदर होती है। अगर सॉल्वेंसी जब डिक्लेयर हो जाए सॉल्वेंसी, ये टाइम पीरियड है कैसे कैसे ये चीज़ें काम करती है, ठीक है। पहले बोर्ड मीटिंग होएगी कि रेजोल्यूशन पास आउट करेंगे कि कंपनी वाउंड अप करनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन करेंगे सॉल्वेंसी का 5 हफ्ते के अंदर अंदर। स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जनरल मीटिंग में, शेयर होल्डर्स करेंगे 4 हफ्ते के अंदर अंदर। लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे, जैसे जो सेम हमने स्पेशल रेजोल्यूशन में किया वैसे ही 4 हफ्ते के अंदर अंदर। नोटिस होगा आरओसी को, ठीक है, कंपनी करेगी 7 दिन के अंदर अंदर। पब्लिक नोटिस दिया जाएगा कि क्लेम्स इनवाइट करने के लिए क्रेडिटर्स को, ये लिक्विडेटर का काम होता है 5 दिन के अंदर अंदर। सबमिशन होगा क्लेम्स का क्रेडिटर्स को 30 दिन के अंदर अंदर। जो क्रेडिटर्स अपना क्लेम सबमिट करेंगे कि ये इतनी इतनी अमाउंट हमें हमारी ड्यू है वो। वेरिफिकेशन करना और सेटलमेंट करना लिक्विडेटर का काम होगा 30 से 90 दिन के बीच में। और फाइनल रिपोर्ट बाद में आरओसी को भेज दी जाएगी, लिक्विडेटर का काम होगा जब एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। फिर एप्लीकेशन दी जाएगी डिसोल्यूशन के लिए और ऑर्डर दिया जाएगा एनसीएलटी को, ठीक है, 60 से 90 दिन के अंदर अंदर। डिसोल्यूशन की एप्लीकेशन कितनी होगी फाइनल रिपोर्ट की? 14 दिन के बाद में। और फिर आरओसी को ऑर्डर फिलअप कर दिया जाएगा और कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। कंपल्सरी बाइंडिंग अप के अगर हम टाइम पीरियड देखें तो उसका भी ऐसे ही है, आप देख सकते हैं इसको रोक के आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट वन इज स्ट्राइक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ क्या होता है? सेक्शन 248 बताता है कि जब कंपनी आरओसी को स्ट्राइक ऑफ करती है कि इसके पास कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, उसने पिछले 2 साल से कोई भी बिजनेस नहीं किया है, 3 से 6 महीने के अंदर अंदर ये प्रोसीजर होके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसकी टाइमलाइन ऐसे है, जिससे बोर्ड रिजोल्यूशन करता है 1 महीने के अंदर, ये चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो ये था हमारा कंप्लीट कंपनीज एक्ट 2013। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट डाउन कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच टाइप ऑफ वीडियोज़। थैंक यू।